सो सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। नेक्स्ट है प्यारे दोस्तों, सातवां है हमारा रेम्यूनरेशन ऑफ द वर्कर, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। प्यारे दोस्तों एक बार मुझे दोबारा से स्लाइड शो बंद करके चलाना होगा, 1 मिनट के लिए रुकेंगे। आओ जी, अब सब आ जाओ भैया, सब बोर्ड पे आ जाओ, इसको हम ले आते हैं। प्यारे दोस्तों रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन, कोई बताओ रेम्यूनरेशन का क्या मतलब? सर सर शेयर इनकम सैलरी। देना। अच्छा प्यारे दोस्तों इसके अंदर सैलरी कहें वेजेस कहें, पहले कोई बताओ सैलरी और वेजेस सेम होते हैं या डिफरेंस होता है? डिफरेंस होता Difference है। होता है। सैलरी किसको देते हैं? ऑफिस में जो काम करते हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं। वेजेस किसे कहते हैं? सर जो रेगुलर को देते हैं, एम्प्लॉयड नहीं जो होते। प्रोडक्शन के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व करते हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेजेस। प्यारे दोस्तों अब रेम्यूनरेशन का मतलब सैलरी है, वेजेस है या बोथ है? बोथ है। हाँ, बहुत प्यारे दोस्तों अब इसका मतलब हो गया सैलरी एंड वेजेस। प्यारे दोस्तों अब मैं आपसे पूछता हूँ रेम्यूनरेशन का मतलब खाली सैलरी एंड वेजेस है या इसमें और भी कुछ है? और भी है सर। हाँ क्या है और भी कुछ? शाबाश, कोशिश करो। सर जैसे काइंड में हो सकती है पेमेंट, हाँ कि आपको अच्छी वर्किंग कंडीशंस देंगे हम। हाँ इसको, इसके लिए काइंड्स में वेजेस एंड सैलरी ही नहीं देते हम वर्कर्स को, कुछ इसके लिए काइंड्स नहीं बोलेंगे, प्रिक्विजिट्स कहते हैं। हम उसे रहने के लिए घर दे सकते हैं जो हमारे प्लांट के पास में होगा। प्यारे दोस्तों उसे आने जाने की फैसिलिटी दे सकते हैं, ट्रांसफर दे सकते हैं। सो वर्कर को खाली हम मॉनेटरी टर्म के अंदर खाली सैलरी एंड वेजेस नहीं देते, उसके अलावा कुछ पर्क्स भी देते हैं। वो जो पर्क्स भी जो जो देते हैं वो भी हमारा रेम्यूनरेशन का पार्ट है। तो रेम्यूनरेशन में क्या क्या आता है दोबारा बताओ प्यारे दोस्तों? सैलरी एंड वेजेस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ पर्क्स। पर्क्स के एग्जांपल बताओ क्या क्या थे भैया? फ्री ट्रांसफर, फ्री, सर फ्री लंच। हाँ फ्री लंच भी, बिल्कुल प्यारे दोस्तों, फ्री रेजिडेंशियल फैसिलिटीज। सो प्यारे दोस्तों अब किसी वर्कर को वेजेस एंड सैलरी और ये प्रिक्विजिट देते हैं, ये इन दोनों को जोड़ लें, देन दिस इज कॉल्ड रेम्यूनरेशन। अब प्यारे दोस्तों रेम्यूनरेशन थोड़ा सा आप बताओ, आपने बहुत लोगों को देखा होगा रेम्यूनरेशन मिलती है। अब दोनों पॉइंट ऑफ विजन से समझना है। प्यारे दोस्तों वर्कर क्या चाहेंगे, रेम्यूनरेशन कम मिले या बहुत ज्यादा मिले? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। मालिक क्या चाहेगा? बहुत कम कम। दे। कम दे। प्यारे दोस्तों अब रेम्यूनरेशन कितनी होनी चाहिए? सर बीच शेयर में होनी पॉइंट चाहिए। पकड़ना पड़ेगा। सो मेरे कुछ मित्रों ने कहा एवरेज ले लेते हैं। सो ये तो जस्टिफाइड नहीं हुआ, इससे तो ना तो मालिक खुश होगा ना तो वर्कर खुश होगा। ये पर्सन बड़ा सर उसकी कमाल का, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग देंगे। उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग देंगे। ओके प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान एडिक्वेट से, देंगे ताकि हाँ उसकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाए। बहुत बढ़िया। एक बहन ने कहा जी रोटी कपड़ा मकान तो मिलना ही चाहिए, बस उससे ज़्यादा नहीं देंगे अपन, उतना ही देंगे। सो नहीं सर, उससे बहन ये बहन बड़ी अच्छी एंटरप्रेन्योर बनने वाली है भविष्य में। सो प्यारे दोस्तों बिल्कुल ठीक। ओके जी। सो किसी वर्कर्स को हम कितनी सैलरी दें, और ये रास्ता कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे दोनों लोग सेटिस्फाइड हों। तो सबसे पहले बड़े ध्यान से सुनना। अच्छा आप जब आप सपोज करो किसी ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हो, आप सैलरी देते हो तो भाव कैसा होना चाहिए, फीलिंग कैसी होनी चाहिए, कोई बताओ? सर ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, उसने काम करा है तो हम उसको पैसे दे रहे हैं। हाँ ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्यारे दोस्तों ये ग्रेटिट्यूड को इसने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया। ज़्यादातर लोग इसको फॉलो नहीं करते, ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में हम इसको नहीं देखते। मालिक बड़े अहंकार से सैलरी देता है जब भी वर्कर को देता है, और कोशिश करता है वो अपने ऑबे ऑफ ऑर्डर को ज़्यादा अच्छे तरीके से करा सके सैलरी के माध्यम से। प्यारे दोस्तों ये विज़न इसने सोचा और इसने एक्सपेरिमेंट किए और पाया ये गलत है। सो इसने कहा सैलरी या रेम्यूनरेशन या वेजेस या पर्क्स उसके वर्क के अप्रिशिएशन में देने चाहिए। प्यारे दोस्तों जब उसको सैलरी दो तो उसे कहना भैया ये तेरी सैलरी, आपने बहुत अच्छा काम किया। अगर ये इन्वायरमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है तो दोनों के बीच में, जो वर्कर और मैनेजर के बीच में रिलेशन है वो कितना गहरा होगा आप समझ सकें। सो रिलेशन एग्जिस्ट करेगा तो हम उसको वर्कर को इन्फ्लुएंस कर सकेंगे ज़्यादा अच्छे काम के लिए।
सो प्यारे दोस्तों, कोई भी हम रेम्यूनरेशन किसी वर्कर को दें तो कैसे दें? इन अप्रिशिएशन ऑफ देयर वर्क। ध्यान से, भविष्य के अंदर आप सब सैलरियां बांटेंगे ऐसा मेरा विश्वास है, तो ये याद रखना है प्रिंसिपल, बड़ा कीमत प्रिंसिपल रखता है। आप किसी को सैलरी कितनी देते हो ये मायने नहीं रखता इतना ज़्यादा, आप उसे कितना मानते हो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कई बार कोई आदमी कम सैलरी से भी काम चला लेता है, लेकिन वो चाहता है उसे रिकॉग्नाइज किया जाए। रिकॉग्नाइजेशन ह्यूमन बींग्स की सबसे बड़ी बीमारी है, सैलरी से भी ज़्यादा। सो प्यारे दोस्तों, किसी भी पर्सन को रेम्यूनरेशन दें तो वो किसके लिए दें? इन, पहला पॉइंट, इन अप्रिशिएशन ऑफ देयर वर्क। अच्छा, वो काम नहीं करता तो कोई भी दुनिया का बॉस क्या उसे एक भी रुपया सैलरी का देता? सो हम जितना भी सैलरी देते हैं वो उसके काम के कारण देते हैं। सो दूसरी बात, कितनी होनी चाहिए सैलरी? प्यारे दोस्तों, सैलरी उतनी होनी चाहिए जिस सैलरी पर वर्कर और बॉस दोनों मैक्सिमम एक्सटेंट तक सेटिस्फाइड हो जाए। प्यारे दोस्तों, इसने बड़ा अच्छा प्रिंसिपल बना है, ये किसी एक वर्कर की बात नहीं करता, वर्कर की तरफदारी नहीं करता, ये बॉस की भी तरफदारी नहीं करता, ये बिल्कुल एक बढ़िया सा बैलेंस रास्ता अपनाता है। और ये रास्ता वाकई में बहुत अच्छा है। कहता है उतनी सैलरी देनी चाहिए, उतना रेम्यूनरेशन देना चाहिए जिससे कि दोनों पार्टी मैक्सिमम एक्सटेंट तक सेटिस्फाइड हो जाए। सो प्यारे दोस्तों, मैं एक पिक्चर बना लाया इसी बात को लेकर के। सबसे पहले बात, पेमेंट ऑफ सैलरी एंड इंसेंटिव। तो सैलरी का यहाँ प्रिक्विजिट है, रेम्यूनरेशन है, तो सैलरी एंड वेजेस लिख लें तो और भी अच्छा हो जाएगा। पेमेंट ऑफ सैलरी, वेजेस एंड इंसेंटिव फॉर द वर्कर शुड बी इन एप्रिशिएशन ऑफ देयर सर्विसेज। ये भैया हाईलाइट करके लेके पेपर में जब भी आप लिखे, हाईलाइट करना, इन एप्रिशिएशन ऑफ देयर वर्क होना चाहिए, इन एप्रिशिएशन ऑफ देयर सर्विसेज होनी चाहिए। अच्छा, दिस पॉलिसी शुड गिव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। मैं कितनी होनी चाहिए सैलरी? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। किसको होनी चाहिए? बोथ एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉयज को भी। सो दिस इज रेम्यूनरेशन टू द पर्सन, रेम्यूनरेशन ऑफ वर्कर हम कितना दें, ये प्रिंसिपल हमें कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। प्यारे दोस्तों, कोई बताना ये स्पेसिफिक गाइडलाइंस है, ये जर्नल गाइडलाइंस है? जनरल गाइड। हाँ, ये जर्नल गाइडलाइन से स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। अब दोनों के सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या होगा ये हमें पता नहीं। दैट्स व्हाई दीज आर द प्रिंसिपल जो कि जर्नल गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। ये फ्लेक्सिबल है और इसका डिग्री कितना होना चाहिए सेटिस्फेक्शन का ये डिफाइन नहीं करते, ये इंडिविजुअल मैनेजर्स के ऊपर छोड़ा गया। सो प्यारे दोस्तों, पहली बात क्या थी, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था इसके अंदर? पहले क्या लिखना चाहिए था? पहले स्लाइड नहीं बताई थी, पहला हमें लिखना है मीनिंग ऑफ रेम्यूनरेशन। कोई दोबारा याद दिलाओ, मीनिंग ऑफ रेम्यूनरेशन क्या क्या चीज शामिल करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। रेम्यूनरेशन में क्या क्या लेंगे? सैलरीज, प्लस वेजेस, वेजेस प्लस Perks. पर्क्स। प्यारे दोस्तों, फिर हमने दूसरे के अंदर क्या लिखा? पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ दिस रेम्यूनरेशन एंड इंसेंटिव फॉर द वर्कर शुड बी इन एप्रिशिएशन ऑफ देयर सर्विसेज और द वर्क। फिर उतना होना चाहिए जिससे के लिए बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय शुड सेटिस्फाइड टिल द मैक्सिमम एक्सटेंट। तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। सो प्यारे दोस्तों, बड़ा शानदार प्रिंसिपल था। अब आते हैं इसके मेरिट्स पे। सर इंसेंटिव मतलब वही पर्क्स हो गया हाँ, ना? वही पर्क्स, इंसेंटिव मींस पर्क्स। प्यारे दोस्तों, मेरिट्स बताओ कोई पहला मेरिट्स। बहुत बढ़िया। सर सेटिस्फेक्शन ऑफ द वर्कर, तो हाँ, काम और अच्छे से हाँ, करेगा वो। बिल्कुल, सेटिस्फेक्शन हो गई। सेटिस्फेक्शन हो गई तो कॉस्ट कम लेके आएगा वर्कर, टाइम, एफिशिएंसी हो गई। हाँ, टाइम रिड्यूस कर जाएगा। सो फर्म के कॉमन गोल इजीली अचीव हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, इसके अंदर सबसे बड़ा फायदा है रिलेशन बिटवीन वर्कर, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। सो रिलेशन को बेस्ट बनाता है ये ऑर्गेनाइजेशन की, बहुत सारे के सारे फिट हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, लिमिटेशंस बताओ, डिमेरिट्स बताओ, कोशिश करो, कोशिश करो। एम्प्लॉय को फेयर रेम्यूनरेशन ना मिले तो फिर रिलेशन खराब भी हो सकते हैं। पर इसमें तो फेयर रेम्यूनरेशन की बात कही गई है बहन, इसमें अनफेयर रेम्यूनरेशन की तो बात नहीं है। तो सारा यही कहता है फेयर रेम्यूनरेशन देना चाहिए जिससे मालिक और दोनों पार्टी सेटिस्फाइड हो। तो एक की बात ही नहीं करते। सो और कुछ और डीपर सोचो। ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी क्योंकि नहीं, satisfaction फ्लेक्सिबिलिटी तो है, इसने मैक्सिमम एक्सटेंट बोला लेकिन मैक्सिमम एक्सटेंट का मीनिंग तो डिफाइन नहीं किया। हाँ, बट ये दोनों सेटिस्फाई कैसे होंगे कि मैनेजमेंट को कैसे प्रेशर देंगे कि वो
सेटिस्फाई और जैसे वो कैसे पता चलेगा कि मैनेजमेंट सेटिस्फाइड है। ओके, कम फिट होता है पर फिर भी चलो मान लेते हैं। और कोशिश करो, और कोशिश करो। प्यारे दोस्तों पहली लिमिटेशन, प्यारे दोस्तों यहाँ पर इसने सेकंड क्लॉज में हमने कह तो दिया मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले जिस लेवल पर एम्प्लॉय को भी और एम्प्लॉयर को भी। प्यारे दोस्तों ऐसा लेवल डिफाइन करना ही बड़ा मुश्किल है जिसमें कि बोथ सेटिस्फाइड हो जाए, सेटिस्फेक्शन लेवल दोनों का आ जाए, वर्कर का भी और ऑनर का भी। ये बड़ा मुश्किल है प्यारे दोस्तों। ये डिफाइन तो कर दिया जिसपे दोनों सेटिस्फाइड हो उतना रेम्यूनरेशन देंगे, पर एक सैलरी वर्कर चाहता है, हमेशा ये दोनों के बीच में, वर्कर और ऑनर के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। वर्कर कुछ चाहता है, मालिक कुछ चाहता है, और ये कॉन्फ्लिक्ट को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर नहीं लेके आए। डिफाइन करना मुश्किल है, कठिन नहीं है, ऐसा नहीं है इम्पॉसिबल है, पर डिफिकल्ट है। ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। सो प्यारे दोस्तों रेम्यूनरेशन ऑफ द पर्सन, इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन एक ही बनती है। यहाँ छोटी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं करेंगे, रिजिडिटी की बात नहीं करेंगे, यहाँ हम कहेंगे ऐसा लेवल डिफाइन करना जिससे वर्कर भी सेटिस्फाइड हो जाए और मालिक भी सेटिस्फाइड हो जाए। ये वर्कर, ये लेवल को डिफाइन करना डिफिकल्ट टास्क है। सो जनरली इसे आसानी से डिफाइन नहीं किया जा सकेगा। सो प्यारे दोस्तों अच्छे से नोट्स बनाते रहना। 3 पैराग्राफ हो गए, मेरिट हो गया, डीमेरिट हो गया। प्यारे दोस्तों अगर ये 2 मार्क्स का है तो सोचो क्या क्या लिखना होगा। कोई बताओ, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, 2 मार्क्स का आ जाए तो क्या लिखना चाहिए? सर पहले 3 पॉइंट्स। हाँ पहले 3 पॉइंट, सैलरी, पहले रेम्यूनरेशन का मीनिंग और बाकी 2 पॉइंट। प्यारे दोस्तों 4 पॉइंट मार्क्स का आ जाए तो कोई बताओ क्या क्या लिखना चाहिए? 2 मेरिट और 1 डीमेरिट। हाँ 2 क्यों, 2 पॉइंट पॉइंट में लिखना है, 2 लिखने में 4 भी लिख देंगे तो कम नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। पॉइंट पॉइंट में मेरिट और पॉइंट पॉइंट में डीमेरिट, और ये तीनों 6 मार्क का आ जाए तो मेरिट और डीमेरिट्स को डिफाइन भी कर लेंगे। प्यारे दोस्तों आइए आगे चलते हैं। दिस इज कॉल्ड रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। बहुत शानदार कंसेप्ट है, बहुत शानदार प्रिंसिपल है। प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं, ये बहुत ही बढ़िया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 वर्ड आ रहे हैं यहाँ पे, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। प्यारे दोस्तों कोई मतलब बताओ ना, सेंट्रलाइजेशन, कोशिश करो, आप पहली बार शायद पढ़ रहे हो वर्ड, कोई कोशिश करो और बताओ सेंट्रलाइजेशन का। बना के बोलना है, कोई जरूरी नहीं कि आप सच सही बोलें, आप बना के बोलेंगे तो थोड़ा इधर उधर भी जाएगा पर आपका होगा और वो हमारे लिए कीमत रखता है। कोशिश सर करो। सब कुछ एक जगह अक्यूमुलेटेड होना। हाँ सब कुछ एक जगह एक्यूमुलेटिव होना, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। वेरी गुड। डिसेंट्रलाइजेशन, सर इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ, हाँ, फैला हुआ है। सब एक जगह एक्यूमुलेट नहीं होगा, सेंटर पॉइंट पे डिसीजन नहीं होंगे, सब अलग अलग फैले होंगे। प्यारे दोस्तों अब किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज? सेंट्रलाइज्ड। मेरा जिंदल भाई कहता है सेंट्रलाइज। ओके, और कोई अपना ओपिनियन रखो। सर दोनों नीचे लिमिट में। हाँ ये अग्रवाल लगता है कुछ पढ़ के आया हुआ है। सो प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना, अभी मैं इसके लिए कुछ चार्ट लेके आऊंगा, अभी ये आपने बताया, हम इसके डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मुझे इसके अंदर डिफाइन करना हो तो मैं डिफाइन करूंगा पहला पैराग्राफ सेंट्रलाइजेशन के ऊपर। मैं एक चार्ट लेके आ रहा हूँ, वो चार्ट बनाना है। प्यारे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखना, दिस इज सेंट्रलाइजेशन, ये चार्ट बना है। प्यारे दोस्तों अब इस सेंट्रलाइजेशन को बहुत ध्यान से सुनना। जो बीच में बैठा दैट पर्सन इज कॉल्ड बॉस। प्यारे दोस्तों बाकी सारे वर्कर हैं W1, W2, W3, W4, W5। पहले मेरी बात को बनाने की जल्दी मत करना, पहले मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। पहला वर्ड है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस के अंदर, सेंट्रलाइजेशन के अंदर सारे डिसीजन लेने की सारी पावर बॉस के पास होती है। किसके पास होती है प्यारे दोस्तों? बॉस के पास सारी डिसीजन लेने की पावर होती है। वो अपने आप से डिसीजन लेता है और वर्कर को बताता है और सारे वर्कर जस्ट उसे ओबे करते हैं। दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। वर्कर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। एक ही पर्सन के पास सारी पावर, बॉस है एक, वो सारे डिसीजन लेगा, अदर हैव टू जस्ट फॉलो इट। सेंट्रलाइजेशन। प्यारे दोस्तों डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर हिंदी भाषा का एक बहुत सुंदर सा वर्ड है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी होती है प्यारे दोस्तों। डिसेंट्रलाइजेशन में कोई सेंटर पर्सन, कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं होगा। ऑल पर्सन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट,
सब मिलकर डिसाइड करके, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट है, सो सब मिलकर एक दूसरे से बांट कर काम करेंगे, डिसीजन लेंगे, कोई भी वर्क फोर्स या ऑर्डर फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। प्यारे दोस्तों, डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसके अंदर मैं थोड़ा और डीपर चलता हूं, पहली सिचुएशन पे आते हैं। नाम दोबारा बताओ क्या था प्यारे दोस्तों? सेंट्रलाइजेशन। प्यारे दोस्तों, सेंट्रलाइजेशन क्यों होता है, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां पर किसी एक पर्सन के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफिशिएंसी है। बॉस ऐसे ही नहीं बनता प्यारे दोस्तों। बॉस कैसे बनता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफिशिएंसी है, इसीलिए वो बाकी जो लोग हैं उसके जितना एफिशिएंट नहीं है, इसीलिए वन पर्सन कैन बी कॉल्ड एज बॉस, अदर आर कॉल्ड एज फॉलोअर, वन पर्सन बिकम अ लीडर, अदर शुड कम्स आउट टू बी फॉलोअर्स, और वो बॉस अपनी एफिशिएंसी को डिफाइन करता है, अपनी एफिशिएंसी की हेल्प से सबको अपना फॉलोअर बनाता है, अब सब के ऊपर अपना ऑर्डर चलाता है। प्यारे दोस्तों, दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। प्यारे दोस्तों, डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर प्यारे दोस्तों यहां पर क्या था, कोई दोबारा बताओ, सेंट्रलाइजेशन क्यों हुआ? सर क्योंकि एक आदमी के पास ज्यादा एफिशिएंसी और हाँ, ज्यादा क्वालिफिकेशन और है। बाकी पर्सन के पास नॉर्मल है, इसीलिए वो अपनी एफिशिएंसी से बॉस बन गया और अपनी क्वालिटी से लोगों को ऑबे कराता है अपने ऑर्डर्स को। प्यारे दोस्तों, दूसरी सिचुएशन पे पढ़ते हैं। इस दूसरी सिचुएशन के अंदर सारे वर्कर, सारे लोग हाईली इक्वली क्वालिफाइड, हाईली इक्वली एफिशिएंट पर्सन है। बड़े ध्यान से वर्ड्स को सुनना, क्या है भैया? हाईली क्वालिफाइड है, हाईली एफिशिएंट पर्सन है। जब हाईली एफिशिएंट, हाईली क्वालिफाइड पर्सन हुआ तो कोई बॉस की यहां पर जरूरत नहीं, सारे लोग एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं। प्यारे दोस्तों, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो पहला क्या था, दोबारा बताओ, पहला क्या था? सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में बॉस होता है, वो ऑर्डर देता है, सारे वर्कर्स को फॉलो कराता है। प्यारे दोस्तों, फिर हमने कहा बॉस के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफिशिएंसी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन होती है, इसीलिए वो लीडर बनता है और बाकी सब लोग इसी कारण से उसे फॉलो करते हैं। प्यारे दोस्तों, दूसरे के अंदर हमने क्या क्या क्वालिटी बताई डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर, कोई याद दिलाओ? सारे लोग इक्वली एफिशिएंट और इक्वली qualified क्वालिफाइड हो- हैं, इक्वली हाई डिग्री एफिशिएंसी है सबके पास, इसीलिए कोई भी बॉस नहीं होगा किसी का। सो सभी लोग मिलजुल कर एक दूसरे की हेल्प से, एक दूसरे से पूछ कर, डिस्कशन करके डिसीजन लेंगे। अब सवाल ये उठता है, पहला हमने पढ़ लिया सेंट्रलाइजेशन क्या, दूसरा हमने पढ़ लिया डिसेंट्रलाइजेशन क्या। अब आपसे दोबारा पूछता हूँ, किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सर स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और वेरी बिग के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं। प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे बात को बहुत ध्यान से सुनना, ये बड़ा अच्छा हेनरी फ्योल ने इसको डीपर एनालाइज किया और कहते हैं अगर बॉस नहीं हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के, क्या बगैर बॉस के कोई ऑर्गेनाइजेशन चलती है? कोई बताओ ना। नहीं सर। नहीं, बॉस के बगैर नहीं चलती, बॉस जरूरी है, लीडर बहुत जरूरी है। फिर कोई बताओ, किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या खाली किसी ऑर्गेनाइजेशन में डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट ना हो, क्या ऐसा चलेगा? नहीं, डेमोक्रेसी नहीं भी सर, होनी सबके चाहिए। ओपिनियन मैटर करनी तो चाहिए। सबके ओपिनियन मैटर करते हैं, तो उसने हेनरी फ्योल ने अपने प्रिंसिपल को लिखते हुए कहा, क्या कहता है मेरे दोस्तों हेनरी फ्योल, किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन भी होनी चाहिए और डिसेंट्रलाइजेशन भी होनी चाहिए। तो दोनों काम होने चाहिए। क्या क्या होने चाहिए, दोबारा बताओ? सेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर भी होना चाहिए और डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, जिस तरीके से इसका हम एक एग्जांपल देते हैं, आप अभी अगले साल कॉलेज जाएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी पूरे वर्ल्ड के अंदर एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। क्या यहाँ के सारे लेक्चरर अनएफिशिएंट हैं या हाईली एफिशिएंट हैं? तो प्यारे दोस्तों, उनके बीच में डिसेंट्रलाइजेशन है, वो आपस में मिलकर जुलकर डिस्कशन करके डिसीजन देते हैं। प्यारे दोस्तों, उसके बावजूद भी उनके भीतर एक बॉस और एक प्रिंसिपल नहीं होता या होता है?
होता है प्यारे दोस्तों। और बहुत सारे अपने लेक्चरर्स को बांध कर रखता है, बाइंडर की तरीके से काम करता है। सो प्यारे दोस्तों, सेंट्रलाइजेशन भी है, डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर ही डिसेंट्रलाइजेशन भी है। मैं आपके घर की भी बात करता हूँ। आपके घर के अंदर कोई ना कोई लीडर जरूर होगा। वो लीडर ओबे कराता होगा अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को, पॉलिसीज को, सबको ओबे कराता होगा। लेकिन घर में भी एक एनवायरनमेंट होता है कि हर किसी को अपनी बात को रखने का एक मंच होता है, और हम अपनी बात को रख सकते हैं, समझा सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। सो कई हद तक हमारे इक्वली राइट्स भी होते हैं। सो हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में दोनों चीजें होनी चाहिए प्यारे दोस्तों, सेंट्रलाइजेशन भी एंड डिसेंट्रलाइजेशन भी। ये हमारा तीसरा पैराग्राफ हुआ। पहले पैराग्राफ में दोबारा बताओ क्या लिखना है। पहले पैराग्राफ में क्या लिखना है, कोई बताओ। सेंट्रलाइजेशन। दूसरे में क्या लिखना है, डिसेंट्रलाइजेशन। फिर तीसरे में लिखना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या कहता है, हाँ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर भी होना चाहिए और डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर के अंदर बॉस के पास क्या होती है, कोई याद दिलाओ। अथॉरिटी होती है, और हाई एफिशिएंसी और हाई एफिशिएंसी और हाई क्वालिफिकेशन के कारण वो लीडर बन जाता है और ओबे कराता है अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को। इसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर कोई बॉस क्यों नहीं बन पाता, इक्वली हाईली सारे लोग इक्वली हाईली क्वालिफाइड पीपल्स हैं, इसीलिए सब लोग शेयरिंग मोड बेस पे एक दूसरे की हेल्प के बेसिस पर काम करते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन भी। प्यारे दोस्तों, अब मेरिट्स, फायदों की बात करें तो मेरिट्स तो अभी तक हम जितने पढ़ते आए वो सारे के सारे, इजी अचीवमेंट ऑफ गोल, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी, टीम स्प्रिट आ जाएगी, प्यारे दोस्तों यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो जाएगी, अच्छा रिलेशन होगा वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच में, वो सारे फायदे। डीमेरिट्स बताओ जी, कोशिश करो, डेवलप करो डीमेरिट्स को। सर इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं क्योंकि सब हाईली क्वालिफाइड भी होंगे, तो इसलिए तो ये बहन कहती है अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में बोथ की अजम्पशन लें तो बोथ की अजम्पशन कई जगह एग्जिस्टेंस में नहीं आती। सो सेंट्रलाइजेशन करें चलता है, डिसेंट्रलाइज करें चलता है, बोथ को करें तो कहीं ना कहीं दोनों सिस्टम का कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, एक और, बोथ एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकते, जो हम थ्योरी में कह रहे हैं अच्छा है पर प्रैक्टिकली थोड़ी सी दिक्कत आती है। सो कोई और एक, प्यारे दोस्तों, वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए लागू ही नहीं होगी। ये देखो यहाँ तो ये उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में लागू होगी जहाँ ग्रुप ऑफ पीपल्स वर्क करते हैं। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जैसे सोल प्रोप्राइटर, बात ही नहीं है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का, उसके लिए कोई क्वेश्चन ही नहीं है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का। सो प्यारे दोस्तों, अच्छे से डेवलप करो, दिमाग में डेवलप करो, चार्ट क्या बनाना है, फिर उसके अंदर बॉस की क्या क्वालिटी है। दूसरी, डिसेंट्रलाइजेशन में सब पर्सन ही है, बॉस क्यों नहीं हुआ, सो उसकी क्या क्वालिफिकेशन और एफिशिएंसी है वर्कर्स की। फिर दोनों कैसे होंगे, डीमेरिट्स क्या होंगे, मेरिट्स क्या होंगे। बहुत शानदार है, आओ जी आगे। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा फिर? यार दोस्तों, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटर है, वहाँ तो सवाल ही नहीं होता। यहाँ वहाँ तो एक ही आदमी है, वही बॉस है, वही वर्कर है, तो सेंट्रलाइज क्या मानो, डिसेंट्रलाइज क्या मानो, वहाँ तो सवाल हो ही नहीं सकता। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन तो वहीं एग्जिस्टेंस में आ सकते हैं जहाँ बहुत सारे वर्कर्स हैं, है ना दोस्त। सर जैसे कोई छोटी शॉप है उसमें 5-6 लोग हैं तो नहीं, आप वो तो हो उसके जाएगा, मैं सोल प्रोप्राइटर की बात किया। वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ एक ही मालिक है, Yes. जहाँ दो हो जाएंगे वहाँ बात हो जाएगी। यहाँ पे जहाँ वन ही है, ओनली वन सोल प्रोप्राइटर, प्यारे दोस्तों, उधर ये एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकती। सो आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, कोई याद दिला सकता है ओपीसी की फुल फॉर्म? ओनली वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी पे लागू नहीं होगी, सोल प्रोप्राइटर पे एक लागू नहीं होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, गुड। कोई मुझे याद दिला सकता है वन पर्सन कंपनी कौन खोल सकता है? की मतलब मिनिमम रेट 5 लाख होती है और इसका नहीं, मिनिमम लिमिट नहीं है, मैक्सिमम लिमिट 5 लाख होती है। उसके बाद टर्नओवर अगर 5 लाख के ऊपर चला जाता है तो प्राइवेट 2% टर्नओवर नहीं, ये इन्वेस्टमेंट की लिमिट बता रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की। और टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर चला जाए तो प्राइवेट में कन्वर्ट हो जाता है। एक मेरे भाई को बहुत अच्छे से याद है, बहुत बढ़िया। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट प्रिंसिपल पे चलते हैं।
आओ जी, बहुत शानदार प्रिंसिपल है। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड स्केलर चेन। अच्छा, स्केलर का मतलब कोई बता दो, कोई बताओ स्केलर का मतलब। चेन का मतलब तो हम जानते हैं, चेन का मतलब सब जुड़े होंगे एक दूसरे के साथ। स्केलर का मतलब वन लाइन में, वन लाइन में सब पर्सन बाइंड होंगे, दैट इज कॉल्ड स्केलर चेन। प्यारे दोस्तों, स्केलर चेन क्या है हम इस चार्ट से समझते हैं। प्यारे दोस्तों, स्केलर चेन के अंदर सब वर्क, एक ऑर्गेनाइजेशन में सारे लोग, सारे वर्कर ऐसे ही होंगे या एक दूसरे से रिलेटेड होंगे? एक दूसरे से सब के सब बिल्कुल रिलेटेड होंगे। सबसे पहले सारी रिलेशन को डिफाइन करने वाला कोई और होगा या बॉस होगा? वो बॉस कह लो या पूरी ऑर्गेनाइजेशन का हेड कह लो, दैट इज कॉल्ड सीईओ। प्यारे दोस्तों, सीईओ के नीचे कौन होगा? प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर के नीचे कौन होगा? उसके प्रोडक्शन के और कुछ डिपार्टमेंट्स होंगे, डिपार्टमेंट हेड। फिर उसके नीचे फॉरमैन, फॉरमैन 2, फिर वर्कर। प्यारे दोस्तों, इसी तरीके से सारी ऑर्गेनाइजेशन के सारे वर्कर अपनी डेजिग्नेशन, अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग एक चेन से बंधे होते हैं। चेन के अंदर सबसे पहले सबसे ऊपर वाला आदमी, उसके नीचे उसकी कम डेजिग्नेशन, कम डेजिग्नेशन, कम डेजिग्नेशन, कम डेजिग्नेशन वाले आदमी फ्लो करते हैं। ये सारे लोग एक दूसरे से बाइंड होते हैं। किसी भी बॉस को कोई भी ऑर्डर देना हो तो प्यारे दोस्तों वो सीधा डायरेक्टली लास्ट वर्कर के पास जाके ऑर्डर नहीं देता, वो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन या ऑर्डर प्यारे दोस्तों चेन के अंदर चलती है। पहले ये बॉस प्रोडक्शन मैनेजर को कहेगा, प्रोडक्शन मैनेजर डिपार्टमेंट को कहेगा, डिपार्टमेंटल हेड सुपरवाइजर को कहेगा, सुपरवाइजर फोरमैन को कहेगा, फोरमैन लेवल 1 वर्कर को कहेगा, बॉटम लेवल वर्कर को ये कहेंगे। तो इस तरीके से फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ ऑर्डर टॉप टू डाउन चलता है। और प्यारे दोस्तों, रिक्वेस्ट, अपने वर्कर को कोई सजेशन देना हो जी को, तो सीधा बॉस के ऑफिस में जाके नहीं बैठ सकता, पहले ही अपने टॉप लेवल को कहेगा, उससे ऊपर वाले लेवल से इंफॉर्मेशन जाते जाते बॉस तक जाएगी। तो सारे लोग एक चेन में, एक स्ट्रेट लाइन में बाउंड होते हैं। यहाँ हमने एक डिपार्टमेंट लिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसी तरीके से अगर इस बॉस का दूसरा डिपार्टमेंट है, सपोज करो सेलिंग डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे सेल मैनेजर होगा। और फिर उसके नीचे नीचे वाले, उसके हेड, उसके नीचे सारे आ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, दिस इज कॉल्ड स्केलर चेन। स्केलर बोले तो वन चेन में सारे लोग जुड़े होंगे। वो वन चेन किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगी, कौन ऊपर होगा कौन नीचे? डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग होगी? डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन किससे बनती है? हर पर्सन की अपनी एफिशिएंसी से। प्यारे दोस्तों, सबसे ऊपर कौन होगा, कोई दोबारा बता दो? बॉस। प्यारे दोस्तों, फिर उससे नीचे वाला उसका सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट। कोई भी ऑर्डर देगा तो बॉस अपने सबॉर्डिनेट को देगा, सबॉर्डिनेट अपने अंडर सबॉर्डिनेट को। इस तरीके से फ्लो ऑफ ऑर्डर चलेगा। कोई रिक्वेस्ट किसी वर्कर को भेजनी है तो वो अपने हेड को, फिर उसका हेड उससे अपने हेड को। इस तरीके से फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और फ्लो ऑफ ऑर्डर ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। प्यारे दोस्तों, ये ध्यान से सुनना, मैंने वी शेप में बनाया। रियल लाइफ में खाली दो ही लाइनें नहीं है, बहुत सारी मल्टीपल लाइन हो सकती है। एक तीसरी लाइन भी बना सकता हूँ मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की, चौथी लाइन भी बना सकता हूँ मैं अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का। तो प्यारे दोस्तों, हाँ बिल्कुल कोई भी हो सकती है। तो हम दो लाइनों से डिफाइन करते हैं। प्यारे दोस्तों, अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको बड़े ध्यान से सुनिए। यहाँ सपोज करो मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला ये मेरा वर्कर है जो मैंने डाक करके रखा। प्यारे दोस्तों, ये किससे लिंक है? ये बात कर सकता है अपने सबॉर्डिनेट से, ये बात कर सकता है अपने हेड से, बाकी उसे नहीं कर सकता डायरेक्टली, इनडायरेक्टली कर सकता है। प्यारे दोस्तों, अब इसने एक बड़ी खास बात बताई। सपोज करो इस प्रोडक्शन के इस वर्कर को सेल के अपने इक्विवेलेंट लेवल के, ध्यान से देखना, ना तो इससे ऊपर है ना इससे नीचे, अपने इक्विवेलेंट डेजिग्नेशन के सेल डिपार्टमेंट से बात करनी हो तो प्यारे दोस्तों ये कहता है
कि इमरजेंसी के अंदर, बड़े ध्यान से सुनना, इमरजेंसी सिचुएशन पे कोई फर्म के लिए थ्रेट आ गया हो, कोई स्पेसिफिक सिचुएशन आ गई हो, तो तब जनरली ये इस पर्सन से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। अगर इससे दूसरे डिपार्टमेंट के इक्विवेलेंट पर्सन से कम्युनिकेट करना है तो इसे स्केलर चेन से होते होते अपने बॉस तक खबर पहुंचानी पड़ेगी, और बॉस से कम्युनिकेट होते हुए सेलिंग डिपार्टमेंट के इक्विवेलेंट पर्सन तक बात आएगी। लेकिन हेनरी फ्यूल ने एक इमरजेंसी प्रोविजन रखा, बोला इमरजेंसी आ जाए, स्ट्राइक हो जाए ऑर्गेनाइजेशन में, इन्वायरमेंटल थ्रेट आ जाए, तो एक ऑर्गेनाइजेशन का पर्सन, एक डिपार्टमेंट का एक स्पेसिफिक लेवल का पर्सन अपने इक्विवेलेंट, याद रखना, अपने इक्विवेलेंट दूसरे डिपार्टमेंट के हेड से कम्युनिकेट कर सकता है। किस कंडीशन पे, दोबारा बताना, जनरल कंडीशन पे या स्पेसिफिक कंडीशन पे? स्पेसिफिक Specific. इमरजेंसी। हाँ, इमरजेंसी कंडीशन पे। एंड दिस इज कॉल्ड गैंग प्लंक। इसे इसने नाम दिया, क्या नाम दिया प्यारे दोस्तों? गैंग प्लंक। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, आता ही आता है, व्हाट इज गैंग प्लंक, डिफाइन करना है, ये चार्ट सबको बनाना है। सबसे पहले चार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, सारे ग्रुप ऑफ पीपल, सारे पीपल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं। कोई भी पर्सन अपने फॉरवर्ड पीपल से और अपने बैकवर्ड पीपल से कम्युनिकेट डायरेक्ट कर सकता है, अदर से करना हो तो इनकी हेल्प से इनडायरेक्टली कम्युनिकेशन हो सकता है प्यारे दोस्तों। लेकिन गैंग प्लंक ये कहता है कि स्पेसिफिक कंडीशन पे, स्पेशल इमरजेंसी कंडीशन पे, एक डिपार्टमेंटल का कोई पर्सन सेम डेजिग्नेशन वाले, वर्ड बड़े ध्यान से सुनना, सेम डेजिग्नेशन वाले दूसरे डिपार्टमेंट के पर्सन से कम्युनिकेट कर सकता है Yeah. स्पेसिफिक कंडीशन पे। हाँ युवराज दोस्त। Yeah, मैथ्स की क्लास लिया 9 to 10 अभी। प्यारे दोस्त टाइम अभी हो गया क्या? मैंने Yeah, तो 9 बज ध्यान के नहीं 2 किया। मिनट हो गए। अभी चलने दे, 2 मिनट और लगेंगे, इसको पूरा करूंगा। प्यारे दोस्तों, दिस इज कॉल्ड स्केलर चेन। स्केलर चेन इज अ फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी विच मूव्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक। तो कैसे करते हैं? हाईएस्ट रैंक से लोएस्ट रैंक में मूव करते हैं इन अ स्ट्रेट लाइन। This chain specify the route through which the information to be communicated to the desired location और person। अगर आपको किसी पर्सन के पास पहुंचना है तो ये लोकेशन हो जाती है। अच्छा, आजकल ना ये जो स्केलर चेन का चार्ट है, ये चार्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन के गेट पे लगा होता है, तो उससे हमें पता भी चल जाता है कि हमें अपनी इंफॉर्मेशन किसी स्पेसिफिक पर्सन तक पहुंचानी है तो कैसे पहुंचानी है, किस चैनल से हमें जाना होगा। सो दिस इज कॉल्ड स्केलर चेन। प्यारे दोस्तों, अच्छे से बनाना स्केलर चेन को। अब स्केलर चेन के फायदे की बात करते हैं। कोई बताओ मेरिट्स क्या क्या होंगे? बहुत फायदे होंगे प्यारे दोस्तों। क्लियरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या सबके क्या क्या अथॉरिटी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका डिफाइन चार्ट है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे होगा, इसका डिफाइन चार्ट। सो किस किस पर्सन को क्या क्या करना है वो बिल्कुल डिफाइंड है। इससे हमारी कॉस्ट कम आएगी, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ज़्यादा अच्छी होंगी, एडमिन अच्छा हो जाएगा, ऑर्डरली ऑपरेशंस होंगे हाँ सर। ऑर्डरली, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ऑपरेशन बेस्ट वे में परफॉर्म करेंगे। फायदे बहुत सारे हो गए, घाटे बता दो दोस्तों। एक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए टाइम बहुत लगेगा प्यारे दोस्तों, बिल्कुल, अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन दूसरे डिपार्टमेंट को पहुंचानी है तो उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए आपको सीधा तो आप कर ही नहीं सकते, इमरजेंसी कंडीशन को छोड़ के आपको उसमें डिले ऑफ वर्क होगा, टाइम लगेगा, टाइम की वेस्टेज होगी, और प्यारे दोस्तों डिले होगा। और बताओ प्यारे दोस्तों, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन को रिजिड बनाती है, यस सर। बिल्कुल रिजिड कर देती है, फिक्स्ड कर देती है। सो प्यारे दोस्तों, ये इसके बड़े Not घाटे। not for small firms. हाँ प्यारे दोस्तों, भैया तीसरा घाटा बिल्कुल सही लगता है। स्मॉल फर्म के लिए, जो बहुत स्मॉल फर्म है उनके लिए एप्लीकेबल है ही नहीं, ये तो ग्रुप ऑफ पीपल्स का चार्ट है। सो प्यारे दोस्तों, स्केलर चेन बहुत कीमत रखता है। सो आगे चलते हैं, स्केलर चेन को ही देखेंगे प्यारे दोस्तों। स्केलर चेन के अंदर ये गैंग प्लंक का स्पेशल पैराग्राफ बना के लिखना है, ये चार्ट बना लेना प्यारे दोस्तों। गैंग प्लंक में दोबारा बताओ कब होता है गैंग प्लंक? सर जब कोई इमरजेंसी हो। हाँ, क्या होता है गैंग प्लंक में?
सर सर सेम लेवल का एक बंदा डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के सेम सेम लेवल लेवल के ऑफ पर्सन पर्सन से सेम डेजिग्नेशन वाले पर्सन से कम्युनिकेट कर सकता है, बट केवल इमरजेंसी सिचुएशन में। प्यारे दोस्तों, स्केलर चेन का एक चार्ट और देखना, ये बड़ा आसानी से बनाया जा सकता है। सब लोग मिलकर चेन में बंद कर काम करेंगे तो प्यारे दोस्तों इजी अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल होगी। सब लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे और ये स्ट्रेट लाइन में होगा। सो दिस इज कॉल्ड स्केलर चेन। ये स्केलर चेन, इसके मेरिट, इसके डीमेरिट हम सब आपके लिए लेके आए। प्यारे दोस्तों, आज हम इतने ही प्रिंसिपल्स को रखते हैं, ये बहुत शानदार थे। अच्छे से इनके नोट्स बनाना, अच्छे से डेवलप